सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं जनाब शुएब शाहीन साहब। थोड़ी देर में मुझे अफजल भट्ट साहब भी ज्वाइन कर लेंगे और लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी तबरेज़ जो हमारे नुमाइंदे हैं। और ज़मान पार्क से तो सेगमेंट बिल्कुल हर हालत में हमने करना होता है कि वहाँ की ताज़ा तरीन क्या है। और आज मुइन ज़ुबैर होंगे वहाँ पर जो बताएँगे कि इमरान खान साहब की आज एक्टिविटी क्या रही और इस सियासी मंजरनामे में वो आगे किस तरह बढ़ेंगे। आज 3-4 अहम डेवलपमेंट्स। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपील दायर कर दी है 4 अप्रैल के फ़ैसले के ख़िलाफ़, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपने अपने इख्तियारात से तजावज़ कर लिया, आप आइन को रीराइट नहीं कर सकते। एक इतराज़ तो लगाया था उस पर रजिस्ट्रार ने, लेकिन फिर वो इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ दूर कर दिया। तो अब ये चीफ़ जस्टिस के पास रजिस्ट्रार साहब के नोट के साथ चली गई ये पटिशन, जल्दी इसकी हेयरिंग। पीटीआई ने आज करवाया जमा अपना तहरीरी जवाब कि जो हमारे मुज़ाकरात थे वो कहाँ तक गए, कहाँ क्या बात हुई, किस पर इत्तफ़ाक़ हुआ। और अब इत्तलात ये हैं कि शायद जो पीडीएम की पार्टीज़ हैं, हुकूमत जो है वो भी एक जवाब जमा कराएगी अपना कि वो कहाँ तक पहुँचे और मुज़ाकरात को वो किस नज़र से देखते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे वो आज कौमी असम्बली में एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा एक कमेटी बनाई जाए और जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो कमेटी तलब करे कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में, उनसे पूछे आप कौन हैं हमसे पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मांगने वाले। बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं जा सकता जब तक हाउस उसकी मंजूरी न दे। बात यहीं तक नहीं रही, नूर आलम साहब भी हैं एक, जो तहरीक इंसाफ के बल्ले के टिकट पर मुंतखब हुए लेकिन फिर मुनहरफीन में शामिल हो गए। वो बहुत खफा हो जाते हैं अगर उस नाम से पुकारा जाए जो नाम उन लोगों के लिए दिया गया जिन्हें टर्न कोर्ट कहते हैं। बहुत खफा होते हैं उस पर। मुझे उन्होंने एक फ़ोन भी किया था, कहा था मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूँ। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार को कि वो पेश हों 2010 से लेके 2021 तक का सारा जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो लेके पेश हों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और हम देखेंगे। तो जनाब हम तो ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ नोटिस आएंगे, कुछ लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा कि आपने 90 दिनों में इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, पैसे क्यों नहीं दिए। ये तो चीफ़ जस्टिस को बुला रहे हैं। ये तो पुरानी जो नवाज़ शरीफ की रूह है इनमें हलूल कर गई है। जब वो सजाद अली शाह साहब को बुलाना चाहते थे इस्तेकाक कमेटी में और उनसे और वो बल्कि उन्हें जेल भेजना चाहते थे चीफ़ जस्टिस को। खैर जेल तो नहीं भेज सके लेकिन अदालत से उन्होंने हमला करके उन्हें भगा दिया था। शुएब शाहीन साहब, अच्छा इसमें मैंने लंदन के अपने रिपोर्टर का जिक्र किया क्योंकि आज वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो शहज़ादा फ़िलिप की ताजपोशी के लिए लंदन चले गए हैं। इधर भी आपको याद है मलका की सालगिरह का केक उन्होंने जो यहाँ पर जो हाई कमिश्नर बरतानिया उन्हें मुँह में डाला था और बड़ी बड़ी मोहब्बत है उनको बरतानिया से, अपने पुराने जो हमारे आका हैं उनसे बड़ी, और वो गए हैं उनकी ताजपोशी के लिए। पाकिस्तान जो मर्ज़ी हो, कीमत जो मर्ज़ी हो, किसी की गुर्बत जितनी मर्ज़ी हो, बेरोज़गारी हो, इधर लोग 70% पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा मुंतखब नुमाइंदों के बगैर है और वो ताजपोशी के लिए वड्डे पाजी से भी मिलेंगे। दोहा तक वो गए हैं चार्टर्ड फ़्लाइट से, आगे फिर वो बड़े जहाज़ में जाएंगे। बहरहाल इसलिए हम वहाँ से चौधरी तबरेज़ से पूछेंगे लंदन से कि क्या एक्टिविटी है वहाँ पर, क्या सूरत हाल है, कैसे उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन पहले मैं शुएब शाहीन साहब की तरफ आता हूँ। शुएब शाहीन साहब, ये तो चीफ़ जस्टिस को बुला रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं आपको वो उनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो उन्होंने आज तकरीर की है। सुनवाइए जी ज़रा ये शॉर्ट और फिर कमेंट लेते हैं जनाब शुएब शाहीन साहब का। ये बहुत सीरियस मसला है, ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे और यहां पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है।
ये इस हाउस की सुप्रीमेसी, इस हाउस की सॉवरेनिटी का मसला है। जनाब शुएब शाहीन साहब, ये तो बंदयाल साहब को बुला के वो पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि समीर इब्राहिम साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा बदकिस्मत दिन है। आइन के आर्टिकल 68 के मुताबिक आप जज कंडक्ट ऑफ ए जज की बात ही नहीं कर सकते पार्लियामान के अंदर। कासिम सूरी की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए आर्टिकल 69 की जो वो प्रोटेक्शन है पार्लियामान को, वो ख़त्म कर दी गई थी। उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सिमिलरली ये फाइंडिंग्स मौजूद हैं कि जब भी कोई गैर आइनी इक़दाम होगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें स्टेप इन करेगी और सुप्रीम कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आएगी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, लोगों के बुनियादी हुकूक़ को नहीं प्रोटेक्ट करेगी, तो मुझे ये बताएं, वो अभी अपने बुनियादी हुकूक़ को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर वेयर वी स्टैंड, हम जो 22 करोड़ लोग अवाम किसकी तरफ देखते हैं? जहाँ एग्जेक्टिव का ज़्यादती होगी, जहाँ कोई गैर आइनी इक़दाम होगा, जहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक़ ख़राब होंगे, हर शख्स अदालत की तरफ देखा। वो वाहिद फोरम है जिसको उम्मीद की निगाह से लोग देखते हैं। अब ये बंदयाल साहब बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, बड़े रीज़नेबल और बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े ऑनेस्ट, हम उनके बारे में हमेशा मुतरफ़ रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब और ये 15 जजेस की इज़्ज़त का सवाल नहीं है। अब ये लोगों की एक आस और उम्मीद जो एक आखिरी एक इदारे से है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर आज वो एक्शन नहीं लेते, ना उन पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़, ना उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को हरास कर रहे हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और इस हमले को अगर आप उसका जवाब नहीं देते हैं, तो फिर ये हमला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, ये हमला 22 करोड़ अवाम के ऊपर हमला है। शुएब साहब, बात यह है कि ये हमला हुआ, रोज़ाना हमला होता है, इतनी ऐसे ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनका ना नोटिस, ना किसी को कभी बुला के पूछा, ना उनसे कहा कि ऐसा मत करें। तो ये तो यानी ऐसा लगता है कभी कभी कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। हम कहते हैं तौहीन हुई है, जिनकी तौहीन हो रही है वो खामोश हैं। ये वाली आप वाली बात बहुत बजा दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, लेकिन मैं इससे आगे जाता हूँ। पिछला साल मुझे याद है, इमरान खान साहब ने एक जलसे में खड़े होकर कहा था, जज साहिबा का नाम लेकर कहा था, मैं लीगल एक्शन लूँगा। मैं उनको डिफेंड कर रहा था जब हम कोर्ट में गए और कोर्ट बैठ गया। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने 100 वोटो नोटिस लिया, डायरेक्ट शो का नोटिस दिया, और उसको जब हम डिफेंड करने के लिए इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा जी मैंने क्या गलत क्या कहा, मैंने सिर्फ एक बात की कि मैं लीगल एक्शन लूँगा। अगर किसी जज का कंडक्ट गलत है, मैं लीगल एक्शन इन शेप ऑफ एप्लीकेशन तो दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। मुझे याद है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उस पर ऊपर कहा ओपन कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आपकी बात हम मान लेते हैं, आप लीगल एक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन आपने जलसे में कहा तो वो स्टाइल जो था वो ऐसा था कि हम इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हैं। शायद मरियम साहबा जो है वो किसी घर में खड़े होकर बात करती हैं। वो ना सिर्फ जलसे में बात करती हैं, बाबर सत्तार साहब को वो सारा माहौल अब नजर नहीं आता। अब मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। हर हाई कोर्ट का जज, हर हाई कोर्ट को ये अख्तियार है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोविजंस आर्टिकल 204 रेड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। खा वो मरियम नवाज साहिबा है जो जलसों में तकरीरें और तस्वीरें दिखा करके बात करती हैं, या वो पार्लियामान के अंदर जो जजेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, अब अगर आप एक्शन नहीं लेते तो ये आपकी कमज़ोरी तस्वर होगा, और ये कमज़ोरी निज़ाम इंसाफ के ऊपर अटैक के मुतरादिफ होगा, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक के ऊपर अटैक तस्वर होगा, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के ऊपर अटैक तस्वर होगा। और अगर यहाँ इससे आगे भी अगर इजाज़त दे दी गई तो कल सिर्फ एक लम्हा बाकी है जो 97 की तरह इन्होंने फ़िज़िकली अटैक किया था, अब फ़िज़िकली अटैक की सूरत हाल आने वाली है। अफजल भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, PFUJ के सदर हैं, इनकी तरफ भी अभी आते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और करूँगा। ये जो कुछ हुआ है, यानी शहबाज शरीफ साहब ने PDM के जो सरबराह थे उनसे खिताब करते हुए ये बात कही, असम्बली में भी ये बात कही कि ये सुप्रीम कोर्ट पंचायत ना बने,
आप कानून के मुताबिक फ़ैसला करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना पंचायती रोल छोड़ ही नहीं रही। अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं जी कि सियासी जमातों ने क्या फ़ैसला किया, क्या हुआ। 21 अरब रुपए नहीं दिए, इलेक्शन कमीशन ने आके जवाब दे दिया। उन्होंने जो आज अपनी पटिशन जो दायर की है, उस पटिशन में उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप तो रीराइट कर रहे हैं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। किसी तरह से भी मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा। देखिए, कोई उनकी तरफ से एक्शन नज़र नहीं आ रहा। इससे तो पाकिस्तान भर में जो इमेज जा रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक बात है। देखें, आपकी बात 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है, हम इसलिए पब्लिक फंड से उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि वो सिर्फ इलेक्शन कराएंगे। 19 तारीख को जो फैसला हुआ उसमें CA ने फाइल की, इन्होंने कहा कि फंड्स अगर दे भी दें तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आज भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस एप्लीकेशन को डिसमिस किया और हैरानगी का इजहार किया कि आप कर रहे हो जिसकी जिम्मेदारी है सिर्फ इलेक्शन कराना, और तो आपका काम क्या है, आप हैं किस लिए, आपका वजूद किस लिए है। और वो मुझे तो बड़ी हैरानगी ये हुई, मैंने पहले ये समझा कि इलेक्शन कमीशन ये लेके जा रहा है कि जनाब एक्शन लिया जाए कंटेम्प्ट का अगेंस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड अगेंस्ट कैबिनेट जिन्होंने फंड्स नहीं दिए, और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खिलाफ जिन्होंने हमें वो प्लान नहीं दिया नफरी देने का। और जब उसको पढ़ा और देखा तो पता चला कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी वो उनसे भी 2 कदम आगे चले गए। जो PDM की जमातों ने एक दिन ख्वाहिश का इजहार किया कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये 8 अक्टूबर को होने चाहिए, और रात को बैठ के, यानी सुबह का इंतजार नहीं किया, शाम को असम्बली में एक ख्वाहिश का इजहार हुआ, रात के 10 बजे बैठ के वो इलेक्शन कमीशन उसको एग्जीक्यूट करने आ गया, और रात को 1 की तारीखी में जनाब वो लेटर दे दिया कि जनाब आपके इलेक्शन 8 अक्टूबर को चले गए। इसके बावजूद वो लिख के दे चुके हैं कि हमें कोई पावर नहीं है, हम डेट ना दे सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना हमारे पास अख्तियार है। अब जब ये आया है सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिव्यू पटिशन, इसका मतलब है कि ये जो इमरान खान साहब कहते हैं, या जो पब्लिक एक जनरल परसेप्शन है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ पार्टी है, फेस है PDM का, उनकी ख्वाहिश होती है और ये एग्जीक्यूटेंट है और उसके मुताबिक सुना इरफान कादर साहब उन्हें सारी लीगल राय बना के देते हैं। उनके डीजी लॉ बेचारे तो फाइलें उठा के कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से, बस। इरफान कादर साहब, हैविंग ए रिस्पेक्ट फॉर हिम, वो एक दिन एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे PDM के, अगले दिन उनका वकील जो सजील सबाती अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर चुका था, उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी मुझे इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट कर दिया, यू आर देयर, मैं आ गया हूँ, अब मैं बहस करने। उन्होंने कहा इनके तो वकील बहस कर गए थे, फिर आए आप भी, फिर भी बहस कर लें। और पहले दिन वो खफा भी होके चले गए, फिर अगले दिन वापस आए। अब क्वेश्चन ये है कि वो पटिशन्स ला रहे हैं, केस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन को ये नज़र आता है कि हम तो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, हमारी अगर हमारे खिलाफ कोई बात करेगा तो हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर अटैक तो सबर होगा। इमरान खान साहब हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। यानी जो आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम इदारे उनके ताबे होंगे, फैसिलिटेट करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो ये देना एक कंटेम्प्ट नोटिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जनाब आपने रिफ्यूज़ कर दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी, आपने फंड्स देने थे, सेक्रेटरी डिफेंस को कंटेम्प्ट नोटिस दें। उनको कंटेम्प्ट नोटिस कहाँ याद आती है? इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों को। और आज अच्छा मुझे एक और बात बता दें भट्ट साहब, आपकी इजाज़त से मैं फिर आपकी तरफ भी आता हूँ। ये मुझे बताएं कि ये जो सारे मुकदमात हैं इमरान खान पर, 150 के लगभग मुकदमे हो गए हैं, वो एक जगह जाता है, बाहर निकलता है तो दूसरा मुकदमा, फिर जाता है तो तीसरा मुकदमा, और अदालत ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे ये बाकायदा वाकई किसी क्रिमिनल के ख़िलाफ़ केसेस है। आज ख्वाजा आमिर फ़ारूक और गुल हसन, मियाँ गुल हसन, उन्होंने एक दिन के लिए सिर्फ अबूरी ज़मानत उसको कबूल की है, उनकी इस्तिस्ना, और साथ ये कहा है कि ये मजाक आपने बनाया हुआ है। यानी ये किसी को नज़र नहीं आ रहा कि इन जो कानून है उसका मजाक हुकूमत ने बनाया है कि पर्चे पे पर्चा, पर्चे पे पर्चा, और अगर पर्चे हैं भी, अगर ज़मानतें हैं भी सही अदालत की तरफ से, फिर भी छापे, लेकिन अदालत ऐसे उनको वो ट्रीट कर रही है जैसे वो जेन्युइन क्रिमिनल पर्चे हैं कि पेश हों आप। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ सिर्फ ये नहीं 10 महीने या 1 साल के अंदर जिसके खिलाफ 150 के करीब FIR हुई है। ही इज़ दी ओनली वन, ये वाहिद लीडर है, और सबको पता है, और सबको पता है कि ये पर्चे किस बात के हैं। वो बनीगाला में बैठा है, यहाँ 144 का पर्चा, वो जलसा करने गया है 4 पर्चे।
जिस दिन वो ज़मानत के लिए निकलता था, मैंने इमरान खान को खुद कहा है, मैंने कहा एक केस की ज़मानत कराने आप आते हो, 4 FIR साथ लेके जाते हो, फिर अगले दिन उन 4 FIR की ज़मानत करने आते हैं, 8 FIR। और जब वो अदालत को ये जाके बताते हैं कि ये पर्चे ऐसे, अदालत कहती है कि आप कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में शरीक हो जाए। मसला क्या है? मसला ये है यहाँ हमने निज़ाम इंसाफ का दोहरा मेयार बना रखा है, मजाक बना रखा है। वो दुनिया टीवी का एक प्रोग्राम है मजाक रात, ये वही वाली चीज़ है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मुझे ये बताएं, एक कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर, यानी जिसको मुजरिम और भगोड़ा दोनों लफ्ज़, मैं उर्दू के लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूं, बुरे अल्फाज ना हों, वो नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के एफिडेविट पे यहाँ से गए हुए हैं और 4 साल हो गए हैं। और इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया वो जी, यहाँ से भी इनकी अपील डिसमिस हो चुकी है, वहाँ से भी वो देकर गए हुए। जिसने एफिडेविट दिया वो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है जी, उसको कभी बुला के नहीं इन्होंने पूछा कि तुमने ये एफिडेविट कैसे दिया गलत और तुम कैसे वजीर आजम बन गए। लेकिन वो सारा कानून जो है ना वो इधर इमरान खान की तरफ है। वो बीमारी उनकी सिर्फ सऊदी अरब तक ठीक रहती है। सऊदी अरब से जहाज इस तरफ रुख नहीं करता पाकिस्तान को, लंदन की तरफ चला जाता है, यूरोप भी चला जाता है, अमेरिका भी चला जाता है, पाकिस्तान। और इन हालात में जब सगा भाई प्राइम मिनिस्टर है और PDM की एक्सटेंशन लाहौर में बैठी हुई है, यानी PTI की किसी पूरे सूबे में कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, और आज के हालात में भी वो कहते हैं हालात ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन उसको ना कोई अदालत पूछती है, ना कोई तफ्तीशी अफसर पूछता है। हाँ, एक वारंट और समन की तामील कराने के लिए 5000 और बल्कि पूरे सूबे की पुलिस जबान पार्क पे अटैक करती है, 25-26 घंटे ऑपरेशन होता है। लेकिन और हमारी बहादुर पुलिस एक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकती। लाहौरियों ने ऐसा फेंटा लगाया इनका, मैं समझता ऐसा बाजा बजाया वहां पर कि वो अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। मैं समझता हूँ खुशकिस्मत है इमरान खान जो कि आज उसके साथ उसके इतने जानिसार, यानी जान की परवाह किए बगैर उसके साथ खड़े हुए हैं। आपने यहाँ इस्लामाबाद में देखा था, इस्लामाबाद में उसने सिर्फ एक सोशल मीडिया पे मैसेज चलाया वहाँ से जब आ रहा था, और लोगों को देखा वो नाले, गंदे पानी के नाले बट साहब उसमें से निकलते हुए। 5000 इधर नफरी थी रेंजर्स की और पुलिस की। यकीन करें, मैंने कहा कि यहाँ तो आज चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पब्लिक आई, लोग आए, और उसके बाद जो इनका कंडक्ट था, जिस तरह की शेलिंग की, जिस तरह का लोग के साथ ज्यादतियाँ हुई, लेकिन इस सब लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन मुझे एक SP साहब ने आगे कहा कि समी साहब आपके स्टंट वगैरह पड़े हुए हैं, ये 15 मिनट के बाद हमने शेलिंग शुरू करनी है, ये आपके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर भी खड़ी है, आप इसको भी लेके और ख़ुद भी चले जाएं, हम अपना काम शुरू करने वाले हैं। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा चल भाई, खुद बच गए लोगों का नहीं, मैंने बताया, मैंने वो जो सारे लोग खड़े थे मैंने उनको कहा कि ये आंसू गैस जो है ना वो चलने वाली है। उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। मैंने कहा ये मुझ पे ही इल्ज़ाम ना लग जाए कि मैंने कहीं इनको इश्तिहाल दिलवाया है। तो हम जनाब वहाँ पे मैंने अपने ड्राइवर से कहा, हमने कहा निकल भाई यहाँ से, ये तो आंधी आने वाली है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, अफजल भट्ट साहब हैं, वापस आते हैं। तो क्योंकि आज आज़ादी सहाफ़त का दिन और अरशद शरीफ के नाम मंसूब किया गया, नेशनल प्रेस क्लब में भी तकरीब हुई और भी पूरे पाकिस्तान में, तो इस हवाले से भट्ट साहब से बात करेंगे, अपडेट भी लेंगे, लेकिन दूसरे मामलात भी हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफजल भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है और आज क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और उसको मंसूब किया गया अरशद शरीफ के नाम से जो शहीद हुए पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादियों के लिए लड़ते हुए। भट्ट साहब, आज आपने बड़ा फंक्शन किया नेशनल प्रेस क्लब में भी, पूरे पाकिस्तान में भी PFUJ और सारे प्रेस क्लब जो हैं, तमाम सहाफ़ती तंजीमें उन्होंने इसमें बड़ा, लेकिन आपने PFUJ ने जो आपकी मीटिंग्स हुई यहाँ पर, उसमें ये बाकायदा तौर पर फ़ैसला किया गया। एक सवाल ये है कि जो उनकी वालदा अरशद शरीफ की, उन्होंने जो FIR लिख के दी थी वो तो दर्ज नहीं हो सकी। तो अरशद शरीफ के जो कत्ल जिसने भी किया है, दो उसके पहलू हैं। गोली तो कीनिया में चली थी, लेकिन जो हालात थे यहाँ पर पैदा किए गए, जिनमें पर्चे उन पर हुए, उनको यहाँ से भागने पर मजबूर किया गया, फिर वहाँ पर दुबई में भी कुछ लोगों ने उनसे कहा कि इनको वापस भेजा जाए। तो
पाकिस्तान के अंदर जो मामला था उसकी इन्वेस्टिगेशन भी अभी तक नहीं हो सकी, तो क्या सहाफ़ियों के पास, आपके पास, मेरे पास क्या ताकत है कि हम फोर्स कर सकें कि कम से कम यहाँ के जिन लोगों ने असबाब पैदा किए अगर उनका पता चला लिया जाए, उन तक पहुँच जाएं, तो फिर आगे गोली चलाने वाले तक भी पहुँच जाएंगे। समी साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जिस दिन पहले दिन अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उस दिन हमने फौरी रिएक्शन नहीं दिया था। हमने कुछ अपने इंटरनेशनल दोस्तों से रहा था कि कब करेंगे क्या। हमारा पहले दिन ये स्टेटमेंट था, मुतालबा था कि यूनाइटेड नेशन से फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जाया जाए, जिसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हों, जिसमें दुनिया भर के कुछ जर्नलिस्टों से मदद ली जाए, जिसमें पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को रखा जाए, तब जाकर हम अरशद के कातलों तक पहुंचेंगे कीनिया में। यानी आपको पता है, मुझे पता है कि कीनिया की गवर्नमेंट के साथ आपका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, ना मुजरमान के तबादले का है, ना इंफॉर्मेशन के तबादले का है। कैसे वो आपके साथ कोऑपरेशन कर सकता है जब तक इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर जो असबाब थे वो भी यूनाइटेड नेशन ढूंढेगा आके। देखें, पाकिस्तान के अंदर तो हर चीज़ दीवार पे लिखी नज़र आ रही है कि ये FIRs हैं। इन हालात में अरशद दुबई गया है। दुबई में अब उसके पास किसी यूरोप का वीज़ा ही नहीं था, कोई उसके पास UK का वीज़ा ही नहीं था, उसने ज़िंदगी भर कभी इस तरह के वीज़े लिए नहीं थे। एक ही जगह थी जहाँ से वो जा सकता था। अब यह है कि यहाँ तक हम चले जाते हैं। अब बीइंग जर्नलिस्ट, यहाँ जो मैंने अरशद की वालदा से भी कहा और उसके बच्चों से भी, गवर्नमेंट से भी, कि आप ये बताएं कि आज तक वो जो गाड़ी चला रहा था जिसको खराश नहीं आई, वो किधर है? जिसने पहली कॉल की वो कौन था कि अरशद कत्ल हो गया है? देखिए, आप रिपोर्टर हैं। जिसने पहली फुटेज भेजी, ये तो पाकिस्तान के दायरे कर सकते हैं ना। इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि ये आप क्या करें। देखें, ये इसके लिए तो कोई और कोई PhD की ज़रूरत नहीं है ना कि इन 3 बंदों को पता है कि अरशद मारा गया है। जो साथ बैठा था, जिसने पहली कॉल की, जिसने पहली फुटेज भेजी, ठीक है। इन 3 चीज़ों को क्यों नहीं ड्रेस किया गया हमारे इदारों की तरफ से कि जो वहाँ मौजूद थे। अब यह है कि एक चीज़ अच्छी भी हुई है इसमें। हम पहले दिन ये कह रहे थे कि ये टारगेट किलिंग है अरशद की, और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत कहती थी कि जो कीनिया का वर्जन है वो ठीक है। हमें ये लगता था कि शायद सारी उम्र ये डिस्प्यूट हमारा तारीख में जाता रहेगा। हम ये कहते रहेंगे, PFJ और बाकी जर्नलिस्ट कहेंगे कि ये टारगेट किलिंग है, और हुकूमत और जो भी इदारे आएंगे वो ये कहते रहेंगे कि नहीं, ये PFJ तो हमेशा ये ऐसे ही काम करती है, ये तो कीनिया का ये वर्जन है। अब गवर्नमेंट पाकिस्तान भी ये कहती है कि ये टारगेट किलिंग है, और पाकिस्तान का ISI के सरबराह ने और DG ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह दिया कि नहीं जी, ये टारगेट किलिंग है। ठीक है जी, इस पॉइंट तक तो हम आ गए कि ये टारगेट किलिंग है। अब टारगेट किलिंग में जो मेन आदमी है, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, आपको पता है कि बीइंग रिपोर्टर, जब कोई इस तरह का मर्डर होता है, हम बड़ा बहुत मुताद चले हैं। जाहिर है किसी पे अब शक, जब कोई इस तरह का मर्डर होता है तो रिपोर्टर की खबर उस दिन एडिटर देखता है, ताकि ये कोई ऐसी एंगलिंग तो नहीं कर रहा कि जिससे कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जिससे गलतफहमी पैदा हो, जिससे तफ्तीश पर असरअंदाज हो सके। ठीक है ना? बिल्कुल। इसलिए हमने बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर है कि हमने जो भी चीज़ देते हैं पहले मशवरा करते हैं ताकि आपके ज़बान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ गलत नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब ये हमारा क्या पूरी दुनिया को ये पता था टारगेट किलिंग है। कीनिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस ख़त्म हो गया गवर्नमेंट पाकिस्तान की नज़र में। भाई अब आ जाओ, हमारे साथ बैठो, ये बताओ कि वो क्या नाम था, खुरम जो गाड़ी चला रहा था। जी, वो वकार और खुरम 2 भाई। आपके पास दुनिया भर के वसाइल हैं, बैठ के हमें बताओ कि भाई उसकी पहली तस्वीर किसने खींची थी। आधी बात क्यों, आप अदालत में अगर जाएं उन चीज़ें पे आप क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इससे इन एडिशन टू दैट, जिन लोगों ने FIR'ें कटाई वो कौन लोग हैं और किसके कहने पे FIR'ें कटाई, फिर यहाँ से उसको थ्रेट जो था वो किस किस की तरफ से था, जो उसने अपने दोस्तों को बताया हुआ था, जो ख़त
रखे हुए थे? सब पता, यानी मुझे देखे, मैं तो पहले दिन उसके मुझे रात उसने जब कॉल की उस वक्त FIR नहीं हुई थी। हम FIR उसके खिलाफ होने से पहले अरशद के साथ थे। उस वक्त ये थ्रेट था कि उसको उठाया जाएगा, उसको सर्च किया जाता था। उसने फ़ोन किया मुझे कि मेरे घर के बाहर जो है वो गाड़ियाँ घूम रही हैं, मेरे घर के बाहर जो है वो लोग घूम रहे हैं। तो हम समझते थे कि बाद का तो इन्होंने प्रेशर भी डालना होता है कि भाई ठीक है, डराने धमकाने के लिए। अक्सर हम तो ज़ाहिर है 30 साल से ये सुन भी रहे हैं और खड़े भी होते हैं अपने दोस्तों के साथ, फिर रास्ता भी निकालते हैं कि बचना कैसे है। तो अर्शद बताया कि ये सूरत है तो हम अदालत में जाएं, और हम इसी प्ली पर गए थे कि हमें खौफ है कि इसको किसी की भी वजह से गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, अब यह है कि उसके बाद कोई FIR का ऐसा लामुतनाई सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद में जब तक सीरियसली जब तक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे उस वक्त तक हमें होप थी कि किसी और सूबे की पुलिस भी आके यहाँ से किसी जर्नलिस्ट को नहीं लेकर जा सकती। ठीक है, FIA को तो उन्होंने बिल्कुल रोक दिया था कि आप किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट आए जब तक करें नहीं, पहले PFJ को बताएं। ठीक बात है, PFJ के साथ बैठ के मैकेनिज्म तय करेंगे आप, फिर उस जर्नलिस्ट के खिलाफ आप इंक्वायरी शुरू करेंगे। मैं इंक्वायरी शुरू करने से पहले की ये बातें थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती समझ ले उन दिनों वो कनाडा में थे, छुट्टियों पे थे। तो नहीं, उनको जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए उन दिनों में वो छुट्टियों पे थे। उन दिनों छुट्टियों में थे जिस वक्त तो ये हुआ ना वाकया और मुल्क छोड़ के गए, उन दिनों वो छुट्टियों पे थे। अच्छा, जाहिर है कि उसके बाद हमने एक दो और केसेस में भी ट्राई की, लेकिन जो रिलीफ हमें मिलता था अतर मिनल्ला साहब से वो मिलना बंद हो गया। वो नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं है, वो नहीं मिला, शक नहीं है। ठीक है, अब जब वो वापस आए, मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त, मैं उनको मिलने गया तो मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा शायद आप छुट्टियों पे ना होते तो अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के ना जाता, और शायद अगर वो मुल्क छोड़ कर ना जाता तो आज जिंदा होता। मैंने यही अल्फाज उसको कहे अतर मिनल्ला साहब को चैम्बर में जब मिलने गया ना उनको मैं। वो अच्छा, अब देखें हमारे पास अब रास्ता क्या है सभी, कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं किसी इदारे के बंदे पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं एक एविडेंस नहीं हो कैसे सीधी बात कर रहा हूँ कि इन 3 बंदों का मुतालबा करना मेरा हक है। मैं वारिस हूँ अरशद शरीफ का, कि भाई मुझे यह तो बता दो कि खुर्रम जो उसके साथ बैठा था वो किधर है, उसको जमीन खा गई है, आसमान निकल गया है, जिसने पहली टेलीफोन कॉल की वो किधर है, वकार के अरशद कत्ल हो गया, शहीद हो गया, जिसने पहली फुटेज भेजी वो क्या था। इसलिए जो हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन से फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का, कि ये चीज़ हम कत्ल के करीब पहुंचे हुए हैं, सिरे के करीब पहुंचे हुए हैं। बट साहब एक चीज़ और भी आप इसमें मुतालबा कर सकते हैं, अच्छा, आखिर वो क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जिसकी बुनियाद पर उनको दुबई से निकलना पड़ा या निकलवाया गया, उसमें पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व है या नहीं है, और अगर है ऑफिशियल इन्वॉल्व और है तो किस कंसिडरेशन पे वो हुआ। अच्छा, एक ब्रेक ले, ये बात भी करेंगे और मुइन ज़ुबैर भी मौजूद हैं ज़मान पार्क, उनसे भी अपडेट लेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत पर बात हुई, अरशद शरीफ की जो शहादत है उसके हवाले से भी बात हो रही है, अभी और मज़ीद करेंगे, लेकिन मैं मुइन ज़ुबैर से एक अपडेट ले लूँ। ज़मान पार्क पे वो मौजूद हैं। मुइन, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम समी साहब। मुइन, क्या हुआ आज ज़मान पार्क में, क्या एक्टिविटी है, कोई मीटिंग्स खान साहब की, उनकी सेहत के बारे में क्या है, और ये बताइए कुछ यहाँ पर अगर ख़बर है, क्या वो कल इस्लामाबाद आ रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, आज सारा दिन इमरान खान साहब ने रेस्ट किया क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको हिदायत की है कि वो आराम करें। अलबत्ता खान साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें हफ्ते के रोज़ नमाज मगरिब से 1 घंटा कबल तमाम लोगों को कहा है कि मुल्क भर में चीफ़ जस्टिस और अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलें। साथ ही साथ आज के दिन इमरान खान साहब की जानिब से एक हिदायत भी जारी की गई तमाम पार्टीज़ के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको कि पंजाब के इलेक्शन के लिए वो भरपूर तैयारियाँ करें। इसी के साथ साथ जो सेंट्रल पंजाब की सदर हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने भी एक मीटिंग लाहौर के जो टिकट होल्डर्स हैं उन्के साथ की और उन्होंने भरपूर तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत जारी की है।
अब से कुछ ही देर कबल शेख रशीद अहमद साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई और शेख रशीद अहमद साहब ने अभी मीडिया से गुफ्तगू की। उसमें जो मीटिंग में उनके साथ इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने आकर बताया कि खान का जो इस वक्त उनका जो माहौल अंदर का मीटिंग के बाद लग रहा है कि यही कि अदलिया के लिए अब एक ही है कि सड़कों पर निकले और खान किसी भी वक्त कॉल दे सकता है। ये वो अल्फाज है जो शेख रशीद साहब ने आकर मीडिया के सामने गुफ्तगू की है। अलबत्ता भी ये बात कंफर्म नहीं हुई कि कल इमरान खान साहब अदालत पेश होते हैं कि नहीं, लेकिन अदालत क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से आराम का मशवरा दिया गया है, यही बात शेख रशीद साहब ने भी कही कि अभी ये बात कंफर्म नहीं कि कल इमरान खान साहब अदालत जाते हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया मोइन, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए। और शुएब शाहीन साहब, अब कल अगर नहीं आते तो ये तो अदालत जो है ज़मानतें फ़ारिग कर देगी। आज उन्होंने अपना माइंड दे दिया है जजेज़ ने। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहरहाल कल वो फैसला करेंगे। कोर्ट को भी ये देखना चाहिए। देखें, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वीडियो लिंक की फैसिलिटी। वो पता नहीं इस पे इमरान खान के मसले पे नहीं मानते वो। अब इसी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये पटिशन आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, रिजर्व हो गया है ऑर्डर, अभी जजमेंट रिजर्व है, अभी नहीं आई। तो एक फैसिलिटी दे दे, आपने उसको हाजिरी सिर्फ लगानी है ना, एक फ़िज़िकल हाजिरी 150 मुकदमे में मुझे बताएं, रोज़ भी वो 4 अदालतों में पेश हो, एक शख्स महीने में एक डेट भी हो, महीने में एक डेट, तो भी आपको एक अदालत में, यानी वो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ है इस्लामाबाद में है या लाहौर में है, पाकिस्तान के तमाम शहरों में है। अब एक शख्स को एक अदालत में जाने के लिए फ़िज़िकली कितनी दफ़ा कितने अदालतों में बैक पेश हो, यानी ये अदालतों का काम है ये देखना। निज़ाम इंसाफ ये तो नहीं है ना कि आप आंखें बंद करके चलो हाँ जी मेरे सामने मुल्ज़िम मौजूद है, नहीं है तो सब चीज़ खत्म। क्या 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 वजह है जो नज़र नहीं आ रहा? ये सब ये हमारे निज़ाम इंसाफ की ख़राबी है, ये हमारी ख़राबी है, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, जिसमें मैं काला कोट पहन के वकील, हमारी बार एसोसिएशंस, हमारी अदलिया, ये सारी। अब बड़ा आदमी कोई जुर्म करेगा तो उसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड भी हैं, नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डर भी हैं, इसलिए कि उसकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोस्ती है, उनकी मर्जी से क्या है वो तो वहाँ फिर पर तो सारा एस्टैब्लिशमेंट क्या है ना, तो असल तो ख़राब भी वहाँ से है। अगर वहाँ से दोस्ती होती तो पूछना ही नहीं था इसको किसी ने। आज अगर जो सिचुएशन है, पहले कौन पूछता था खान साहब जब यस थे, कौन पूछता था? तो आज जो पोजीशन यानी वो आप बात कर रहे थे ना, वो क्या नाम खातून जज का, ज़ेबा चौधरी साहब, मैंने डी चौक में इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ कम से कम 30 जलसे खान साहब के अटेंड किए हैं। ओए इफ्तिखार चौधरी, उस वक़्त कोई तौहीन अदालत नहीं थी, कुछ नहीं था। जब मामला ख़राब हुए हैं तो फिर तौहीन अदालत अगर है, आज की जो सिचुएशन है इससे बड़ी तौहीन अदालत क्या हो सकती है? मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप उधर हैं, रोना तो फिर सारा उधर ही है, ताकत उधर है। अच्छा, मुझे एक बात है कि एक ज़ाहिर है कि आईनी हुक्म तो है, इसको तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कह सकती कि 14 तारीख वाला जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुक्म है, 4 से लॉयर कम्युनिटी जो है उनके बारे में एक तासर हमें ये था कि एकदम ये निकल आएंगे, और ज़ाहिर है आईन अभी उस तरह से वकील भी निकले नहीं है शुएब साहब। ये बात जो मेरे ज़हन में ये है कि ज़ाहिर है आपको पता है कि हम भी हर लॉयर मूवमेंट में या साथ साथ होते हैं कि अब जो बड़े चैम्बर रहते हैं ना, आपको पता है वो तहरीकों को लीड करते हैं। एक तरफ वो समझ रहे हैं कि शायद बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं जो अब 4 माह के लिए हैं, और उसके बाद 3 चीफ जस्टिस जिन्होंने आना है 4-5 साल के लिए, वो है वो अपनी अलाइनमेंट के तौर पे मेरा ख्याल है ये फैसले कर रहे हैं। आप इसका जवाब दें, कोई ऐसी कहानी है? मेरा ख्याल नहीं है। देखें, 2 तबके हो गए हैं। एक है तमाम वकला की मेजॉरिटी, वो इस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल के साथ और सबके साथ खड़ी हुई है, वो रूल ऑफ लॉ और आइन के साथ खड़ी हुई है। कुछ हैं वो लोग जो पीडीएम का बयानिया लेकर के अपने मफादात के लिए उनके साथ बैठे हुए हैं और उनके बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं फॉर देयर पर्सनल काज। अब जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल सर फहरिस्त है, पाकिस्तान बार कौंसिल के सिटिंग मेंबर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बार कौंसिल सपोर्टेड बाय देयर ग्रुप पर्सन्स, वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जी जुडिशरी के खिलाफ हम खड़े हुए, पीडीएम के साथ खड़े। अगर सिर्फ एक गवर्नमेंट का मामला हो, एक तरफ गवर्नमेंट हो और एक तरफ चीफ जस्टिस हो, तो क्या आप समझते हैं कि वकील गवर्नमेंट की तरफ जाएगा? उसूली तौर पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब आपके पास वसाइल हों पीडीएम की हुकूमत के पास और उन वसाइल का इस्तेमाल भी हो रहा हो,
और उनको लीड कर रहा हो लॉ मिनिस्टर जो सिटिंग मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल में, हालांकि वो हो नहीं सकता। इजाज़त, मुझे ब्रेक पर जाना है। बड़ी अच्छी ये डिबेट और इंशाल्लाह अगले दिनों में ये जारी रहेगी। हम भी इसी पर बात कर रहे होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।